हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। कैसे आप लोग और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है मुझे ज़रूर बताओ। आई रियली होप कि सब कुछ अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। कोई भी डाउट है डोंट हेजिटेट टू कमेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का थर्ड MCQ। लेट्स सी क्या है हमारे पास। बी प्रिपेयर्ड एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स बिगिन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है। वी हैव ओनली 14 क्वेश्चंस एंड आई होप कि यहाँ पर इजी हो। चलो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल। तो यहाँ पर हमें क्या चुनना है, आपको एलिमेंट दे रखा है, उसका सिंबल दे रखा है, चूज ये करना है कि उसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से शुरू करोगे तो सिल्वर, सोडियम, पोटाशियम तीनों गलत हैं। सिल्वर का क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। सोडियम इज योर Na। पोटाशियम क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरा आंसर दे दो। एंड सल्फर बिल्कुल करेक्ट है ना। करेक्ट वाले को आंसर मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। 1 हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको गिवन है विच इज 1 एंड दैट ऑफ सल्फर इज 2। तो इसको ना थोड़ा सा करके देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज हाइड्रोजन, अदर वन इज योर सल्फर। अब एक की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी 2 है। आपको क्या बताना है कि जब हम इसको केमिकली कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास आता है और हाइड्रोजन सल्फाइड का सही फॉर्मूला क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। ऐसे बना देती हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो H और S 2 1 क्या बना, H2S बना ना, खत्म काम, और कुछ सोचने वाला ही नहीं है ना। करेक्ट आंसर हो गया हमारा H2S। इसको करके मैंने दिखाया है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है ऑलरेडी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड आंसर क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ व्हाट। बिल्कुल इसी तरीके से पूरा स्टेटमेंट हमने याद करा हुआ है कि जब भी हम कंपेयर करते थे पहले के एलिमेंट्स को तो हम कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कंपेयर करते थे, है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका ना ही नाइट्रोजन है, ना ही कार्बन 14 है, ना ही सिलिकॉन है, बट इट वुड बी कार्बन 12। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct IUPAC name for the element cobalt? Basically cobalt के लिए क्या हमने एक स्टैंडर्ड सिंबल चूज करा है, आपको क्या लगता है, CO या कैपिटल O? ऑब्वियसली स्मॉल O है ना, तो कोबाल्ट को हम CO लिखते हैं। बाकी तो भाई यहाँ पर कोबाल्ट का सिंबल है ही नहीं, ठीक है। इजी है ना, इसके काफी सारे सिंबल बेस्ड है, एटॉमिक वेट और इन सब पे बेस्ड है। तो ठीक है, फटाफट से करते हैं, आसान है। तो Which one of the following is the modern symbol of gold? बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज करा है कि गोल्ड का मॉडर्न सिंबल क्या है। मॉडर्न सिंबल बोले तो क्या कोई फैशन थोड़ी ना, मतलब कुछ मॉडर्नाइज तरीके से थोड़ी ना आया है, बट यहाँ पर मॉडर्न वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है आपके मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को, और उसमें आपके गोल्ड को गो नहीं करते हैं, AU बोलते हैं। गलती से भी गो पे नहीं करना है, ठीक है। AU आपका सिंबल है। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अ पार्टिकल M हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। आपका एक पार्टिकल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके पास 18 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 20 उसके पास ऐसे चार्ज हैं जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स हैं बेसिकली, या फिर आप कह लो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वॉट एवर यू वांट टू से। एंड 19 हमारे पास क्या है, अच्छा 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 18 नेगेटिव चार्जेस हैं और 19 उसके पास पॉजिटिव चार्जेस है। तो हमें बताना है कि वेदर दैट पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल, इज एन एटम, इज एन केटाइन या फिर एनाइन, ठीक है। अब देखो जानने का तरीका क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। उसका एक रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो एटम होता है वो हमेशा एक स्टेबल स्टेट में, जब हम उसको मान के चलते हैं, है ना, तो हम मानते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे। यहाँ पर एक ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज बोले तो कट के बनता है ना, निशानी क्या है याद रखने की, किसकी, केटाइन की, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका केटाइन। क्लियर हो गया ना। इसी तरीके से आप भी याद रख सकते हो, इजी है ना, फटाफट से कर पाएंगे। देन
NaCl मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग आयंस। NaCl किससे बना है भाई, हम सबको पता है Na बोले तो मेटल, मेटल बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो केटाइन। लिखती नहीं हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको बात करते करते इसके बारे में जानते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल बोले तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोले तो एनाइन, है ना। तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डन। चलिए इसी तरीके से ना अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ऐसे पक्का रखा करो, रिवाइज किया करो, देखना कितने फटाफट से आप लोग चीज़ों को पकड़ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। ओके, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो हमसे एक वैलेंसी पूछ रहा है कैल्शियम एलिमेंट की। आई रियली होप, वैसे पता नहीं मुझे होप करना सही है या नहीं, कि आप लोगों ने वैलेंसीज याद कर रखी होंगी, नलायकों कुछ तो कर ही लेना याद। तो भाई कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 +2 बेसिकली, बिकॉज मेटल है, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी होती है 2। बाकी नंबर्स को देखना भी क्यों है जब हमें पता ही है, याद ही है ना। फिर से बढ़ते हैं आगे की तरफ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज A2B3। सो कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है, अब उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। सो आपको बताना है वैलेंसी ऑफ A क्या है। भाई हमें पता है कि हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, A2B3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A का 3 किसके पास जाएगा, B के पास जाएगा, और B का 2 A के पास जाएगा, वही हमें दिख रहा है। तो नंबर क्या हुआ, 3। तो सही आंसर आपका आएगा 3, ठीक है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, अपना जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर है उसको उठाओ, आंसर कर दो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। मास की बात हुई है तो उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन आपका 7th एलिमेंट है, 7th एलिमेंट का डबल करेंगे 14, आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट में। ओके, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट 4 क्वेश्चंस पे जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, मजा आएगा करने में, ट्रस्ट मी। सो असर्शन में आपको बोला गया है 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O2। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ दिमाग लगाना है, नहीं। अब आप ये देखो कि अगर सपोज मेरे पास SO2 है, इसका जो 1 मोल होगा वो क्या होगा भाई, S कितना हो गया, 32 हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट कह लो, मोलर वेट कह लो। O2 कितना हो जाएगा, 16 + 16 32 हो जाएगा। टोटल कितना आता है 64। तो ये हमारे 1 मोल के बराबर है। ये कितना है, इसका मोलर मास है। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, हमारा एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.023 × 10⁻23। इतनी तो बात आपको पता है ना। इसी तरीके से आप देखो कि अगर मैं O2 की बात करती हूँ तो O2 का जो 1 मोल होगा वो हमारे 32 ग्राम के बराबर होगा, लेकिन 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही होंगे ना। क्या आपको ये डबल होते हुए दिख रहे हैं, नहीं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो भाई सही नहीं दे रखा है, बट हम उसका रीजन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा SO2 का वो डबल होगा टू दैट ऑफ O2। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने करके भी देख लिया है ना। 64 किसका डबल है, 32 का डबल है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट आपको दे रखा है, बट आपका असर्शन सही नहीं है। सो इसीलिए बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ज़्यादा है तो उसको सॉल्व करके देख लो, यू विल गेट एन आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल द रिएक्शंस। टोटली अग्री। कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर में सबसे पहले यही पढ़ा है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो उसके केमिकल लॉस को हम फॉलो करेंगे, और केमिकल लॉस का सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हाँ बिल्कुल ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट आपको क्या कहता है, इट स्टेट्स, ये क्या बताता है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो मैटर है, एनर्जी है, ना ही आप उसको बना सकते हो, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इंसान के पास इससे ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। बहुत छोटे हैं हम, कभी पढ़ के देखना इस बारे में। तो चलिए अभी हम इसको ट्रैक को लूज नहीं करते हैं, मार्क करते हैं अपना आंसर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड लास्ट पे हम पहुंच चुके हैं। कार्बोनेट्स आर पॉलीएटमिक आइंस। कार्बोनेट्स क्या है, कौन मुझे इसका आंसर देने वाला है? वैसे CO3 मैंने ही लिख दिया है, एक पॉलीएटमिक आयन है। पॉलीएटमिक आयन का मतलब है एक से ज़्यादा एटम्स, बिल्कुल हमें दिख रहा है। अच्छा, पॉलीएटमिक के साथ साथ एक और मतलब है कि इसके ऊपर ना ओवरऑल चार्ज होता है, आयन है ये, ठीक है, और वो भी पॉलीएटमिक, यानी कि इसका अलग चार्ज कोई एक नहीं होगा, बल्कि कंबाइंड इसका एक चार्ज होगा। रीजन में देखोगे तो वही आपको दे रखा है, द कार्बोनेट आयन कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड कैरीज एन ओवरऑल चार्ज ऑफ -2। तो भाई जो हमने लिखा वही आपने रीजन में दे दिया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मार्क करें, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मूव करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू वी हैव? ऑल नोबल गैसेज आर मोनो एटमिक। जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं वो सारी क्या कहलाई जाती हैं? मोनो एटमिक होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एटम को कंटेन करती हैं। इसका रीजन क्या है? नोबल गैसेज आर हाईली स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। बिल्कुल भी टोटली अग्री, नोबल गैसेज स्टेबल है, इस वजह से उनका एक ही एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और इसके साथ भी हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं, है ना भाई। सो चलिए, इट्स टाइम टू व्यू आवर रिजल्ट्स। लेट्स सी हाउ मच वी वुड हैव स्कोर्ड। यस, हमारा 14 आ गया है, मतलब फिंगर्स क्रॉस करने की मुझे इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज बहुत इजी MCQ था, एंड आई होप कि आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स मिले हों। नहीं भी है ना तो भी कोई हेजिटेट नहीं करना है, बस मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कहाँ हेल्प चाहिए, कहाँ डाउट है, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट MCQ के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल, स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय।